हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का कुछ लॉन्ग आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहले क्वेश्चन से पूछ रही है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करें, मतलब कि वर्णन करें। ये 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो स्टार्ट करते हैं आंसर से। तो आंसर जो है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब कि जो है राष्ट्रवाद जो है जो आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब कि जो समाज में रहने वाले हैं, भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले की एकता की वाहक बनती है। आगे है, आगे बोल रही है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से ही उन्नत रूप से प्रकट हुई। मतलब कि जो बोल रहा है कि राष्ट्रवाद पुनर्जागरण 1789 में पहले ही हो चुका था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एक आक्रामक रूप में सामने आई। मतलब कि जो पूरा अच्छे से जो सामने आई हुई थी, इसका जो प्रगति मतलब उन्नत, वो 19वीं सदी में आक्रमण के रूप में सामने आई थी। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतिकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस के जो राजनीतिक तत्परता नेपोलियन के आक्रमणकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिवर्गीय परिवेश में से बाहर किया और उससे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नियुक्त का संदेश पहुंचा। इससे क्या हुआ कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगे है, मतलब मार्ग प्राप्त हुआ, मतलब कि जो उसका आगे का बढ़ने का रास्ता था वो हार गया, मतलब परास्त हो गया है। और दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी की प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विवक्षण भी जगा। मतलब ये लॉन्ग आंसर है ना, आप याद कर लेना या लिख लेना अपने राइटिंग में। उतना बड़ी वो नहीं है, आप अपने भाषा में भी एग्ज़ाम हॉल में जाके लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन सही है। पूछ रहे कि राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें, मतलब वर्णन करें। तो आंसर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणकारों का महत्वपूर्ण योगदान। मतलब कि जो यूरोप के आक्रमणकार थे नेपोलियन के, वो उसका महत्वपूर्ण योगदान था राष्ट्रवाद के प्रचार में। तो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टर की शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा था। मतलब कि उसने 1799 में डायरेक्टर का शासन प्राप्त कर, है ना, फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में ये बन गया था, मतलब कि फ्रांस का सम्राट मतलब राजा। आगे बोल रहा है कि सम्राट की रूप में उसने ब्रिटेन की अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव और वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर भी पड़ा और फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में भी वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। मतलब बोल रहा है कि पहले जो आधिपत्य वाले थे जो राज्यों में वैसे जैसे चल रही थी संस्थाएं स्थापित की वैसे ही प्रचलित थी, वैसे ही राज्यों में नेपोलियन संस्थापित फ्रांसीसी शासन का अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है। और 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार
प्राप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया और इससे फ्रांस अधिकृत यूरोपीय देशों में एक नई आशा जगी और वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा और इससे नेपोलियन में जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हो तथा देशभक्ति की भावना बदलने लगी। अगला बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदान को बताया। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। तो मेजनी जो इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबाल्डी, पहले तो मेजनी के बारे में बता रहा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाने का पक्षधर था। उस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था और कालांतर में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और वह पलायन कर दिया। मतलब कि जो उनके जो युद्ध हुआ था तो इससे कि इटली का जो जनवादी आंदोलन को कुचल दिया और इसी प्रकार मेजनी की हार हुई और वह पलायन कर गया। 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे, किंतु धीरे धीरे इटली में नई आंदोलनों के कारण जनजागरूकता बढ़ रही थी। अब लास्ट एक और क्वेश्चन ये गैरीबाल्डी के बारे में नहीं बताया, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। अगला है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद सिंपल आंसर में बताता हूँ मैं। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन का बीच में डाल दिया है मैंने, इसके लिए सॉरी। तो बोल रहा है कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारणों एवं प्रभाव को चर्चा करें। ये 2018 में पूछा हुआ था बिहार बोर्ड। तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों से बढ़ावा दिया गया और फ्रांसीसी क्रांति के ने कुलीन वर्गों के हाथों में राजनीति को सर्वधारण एवं मध्य वर्ग तक पहुंचाया गया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृति कर दी। साथ ही नेपोलियन में के युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरोध आक्रोश जन्मा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और प्रभाव, इसका इफेक्ट 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व में पड़े, जो निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उनके अनेक राष्ट्रों में क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रीय का उदय हुआ, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का राष्ट्र बढ़ी। अगला है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास और प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरोधों में भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद के विकास ने प्रत्ययवादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये गलत है थोड़ा, ये बिस्मार्क आएगा। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो आंसर बोले कि फ्रेडरिक विलियम्स चतुर्थी की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। मतलब कि जो विलियम थे प्रथम विलियम, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, मगर विलियम जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांसी की पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। मतलब वो पता था कि
विलियम प्रथम को कि ऑस्ट्रिया और फ्रांसीसी को बिना हराए वो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अंत में उसने 1862 ईस्वी में ओटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया और बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आशीर्वाद से नहीं, वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए और अंतोगतता में जर्मनी 1871 ईस्वी में ही एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर प्रभाव सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी थी। ठीक है, मतलब कि बिस्मार्क को उसने क्या किया कि बोला कि मैं जीत नहीं सकता हूँ, तो उसको ही अपना चांसलर या प्रधानमंत्री बना दिया था, जो विलियम प्रथम थे। तो उसने बहुत अपना भूमिका निभाई थी जर्मनी में, इसके बारे में बता रखा है। अब पॉइंट पे चलते हैं हम। ये इतने सारे पॉइंट है तो पॉइंट हम बताएंगे, अलग अलग पॉइंट थे। ये शॉर्ट्स है तो आप शॉर्ट्स में याद कर लेना कि समाजवादी विचारकों में सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लोम, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स को नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है कि समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना है। तीसरा पॉइंट है कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। चौथा पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइट प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखना कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1818 की जर्मनी में हुआ था और वो ट्राई नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, मार्क्स ने एंगल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट है कि 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ था 1905 में। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। इतना ही है आज के लिए, धन्यवाद। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और फॉरवर्ड कर देना अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को, जो आने वाले अगले चैप्टर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।